एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है तो आप लेंगी? नहीं लीजिए चाहिए। प्लीज सुनिए ना 2 मिनट। नहीं 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 लीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम। थैंक यू मैडम। सुनिए, देखिए ना 2 मिनट देखिए तो सही। अरे सुनिए तो। हेलो, छाया के साथ तेरा क्या रिश्ता है? बोल। एक साधारण सा सेल्समैन जो घर घर जाकर अपना सामान बेचता है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उसे मुंबई के कांदीवली पुलिस स्टेशन में पुलिस के कड़े सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं? आखिर क्या अपराध किया है उसने? कौन है ये छाया और इसका क्या रिश्ता है इस सेल्समैन के साथ जिसके बारे में पुलिस सेल्समैन से सवाल जवाब कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि छाया के साथ घटी किसी घटना को अंजाम देने में इस सेल्समैन का हाथ है? आखिर सच क्या है, क्या हुआ है, क्यों मुंबई पुलिस ने इस सेल्समैन को पूछताछ के लिए बुलाया है? आइए देखते हैं आज का ये केस। छाया, हेलो। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। गाड़ी चारकोप की तरफ लो। मुंबई के चारकोप इलाके में रहने वाली एक टीनेज लड़की छाया की किसी ने उसके ही घर में हत्या कर दी। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जीवन की यात्रा की बस शुरुआत ही की थी, किसी ने उसकी यात्रा को पड़ाव पर पहुंचने से पहले ही अचानक रास्ते में खत्म कर दिया। उम्र के इस पड़ाव में जिसमें दोस्ती के लिए समय कम पड़ता है, अपने सपनों को जीने के लिए समय कम पड़ता है, उसमें कैसे और किसे अपना दुश्मन बना बैठी थी छाया। कुछ बता पाएंगी कैसे हुआ ये सब? नहीं पता किसने ये की, ये मेरी बेटी के साथ। मैं सुबह कमरे से बस आई नीचे और यहाँ देख रही हूँ तो मेरी बच्ची की लाश पड़ी थी यहाँ पर। सब जगह खून था और पता नहीं किसने मार दिया मेरी बच्ची को। सर आप कुछ कीजिए, मेरी बच्ची को मार। आपको किसी पे कोई शक है? किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी? नहीं, आप अकेली रहती हैं यहाँ पर या कोई और भी रहता है आपके साथ? मेरा बेटा है 5 साल का और पति भी है मेरे। दिखाई नहीं दे रहे? जी वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से। आपके घर में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी? तांबे सर, बॉडी को जल्दी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास पता करो किसी ने कुछ अजीब देखा या सुना है। ओके सर। बताइए। मैं रात में स्लीपिंग पिल्स लेकर सोती हूँ। सुबह उठने के बाद तो जैसे होश ही नहीं रहता। कल रात भी मुझे छाया ने दूध में डालकर स्लीपिंग पिल्स दी थी। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और मैं सो गई थी। फिर सुबह उठकर देखा तो। आपने कल रात को चीखने चिल्लाने की या रोने की कोई आवाज़ सुनी? नहीं सर, मैंने कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो सुना नहीं। कल रात को इस एरिया में किसी आदमी या किसी अजनबी को देखा था? नहीं मैडम। हाँ, लेकिन मैंने ठीक से तो देख नहीं पाई, पर कोई औरत और आदमी छत पे थे। सर मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, आधी रात को हम लोग छत पर क्यों जाएंगे? हम लोग घर पर ही थे। आपने बताया कि आप स्लीपिंग पिल्स लेकर सो रही थी। घर का दरवाजा उस समय बंद था? जी मैंने खुद सुबह दरवाज़ा खोलकर पड़ोसियों को बुलाया था। आपकी बेटी ने साड़ी क्यों पहनी थी? वो किसी शादी या फंक्शन से आ रही थी? मुझे नहीं पता सर। क्या वो साड़ी आपकी थी? नहीं, उसी ने खरीदी थी। एक 17 साल की कॉलेज गोइंग लड़की घर में साड़ी पहनकर क्या कर रही थी, वो भी आधी रात को? मुझे नहीं पता सर। सर मोबाइल फोन
ये छाया का है? जी छाया ने लास्ट कॉल किसी नवीन को किया है। ये नवीन कौन है? नवीन छाया का दोस्त। नवीन, प्रकाश, पंखुरी, ये सारे फ्रेंड्स हैं। आई मीन थे। मुझे इन तीनों के एड्रेस और फोन नंबर चाहिए। मुझे जल्द से जल्द इस लड़की के पिता संजीव से मिलना है, लेकिन उसके पहले छाया के दोस्तों से मिलते हैं। वेरी सैड न्यूज़। मेरे बेटे को 2 दिन बाद ट्रेनिंग के लिए जाना था, और ऑफिसर्स आप देखिए ना कितना शिकन एंड शॉक्ड है न्यूज़ सुनने के बाद। आखिरी बार छाया से कब मिले थे? छाया ने कल आखिरी कॉल तुम्हें किया था। सबून, एक्सक्यूज मी, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया आर्म फोर्स में। सिंस ही इज बिजी इन द प्रिपरेशन, किसी दोस्त से तो मिला जुला है ही नहीं। हाँ, फोन उन पे बात हुई तो पता नहीं। क्यों बेटा? जी। अब पिछले 2 दिन से तो ये मेरे छोटे भाई के घर पे था, वो इसे ट्रेनिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। आज सुबह ही आया। छाया से किसी की दुश्मनी थी या फिर कोई ऐसा जो उसका पीछा पीछा करता हो? कभी कुछ जिक्र किया था उसने? नहीं सर, सच तो यह है कि एवरीबॉडी लव्ड हर। एक्सक्यूज मी, मेरे बच्चे को एकेडमी जाना है, उसके लिए काफ़ी कुछ तैयारियां करनी है, शॉपिंग करनी है, सो प्लीज़ इफ यू डोंट माइंड। आपको क्या लगता है सर, बाप बेटे सच बोल रहे हैं? कर्नल के घर पे तो मिलिट्री राज है, सारी बातें सिर्फ बाप कर रहा था। नवीन को तो बोलने भी नहीं दिया। लेकिन सर नवीन को देखकर ऐसे लग रहा था कि उसे छाया की मौत का बहुत दुख हुआ है। वो न सिर्फ शॉक लग रहा था बल्कि मुझे घबराया हुआ सा भी लग रहा था। गुड ऑब्जर्वेशन नहीं, पर उस पर नजर रखो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, तुम दोनों जाकर पंखुड़ी से मिलो और मैं इस प्रकाश से बातें करता हूँ। यस सर। ओके सर। छाया वाज अ ग्रेट फ्रेंड सर। तो आई एम श्योर कि अपने दोस्त के कातिल को पकड़वाने के लिए तुम हमारी पूरी मदद करोगे। जी सर। एक्चुअली सर पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी। उसकी लाइफ रोलर कोस्टर की राइड जैसी बन गई। कैसे? एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से पता चला कि उसके डैड का उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड यानी स्वाति आंटी, जिन्हें वो मौसी कहती थी, उसके साथ उनका अफेयर चल रहा है। उसने जब बाद में अपने डैड से सवाल पूछा तो जवाब में उसके डैड ने उस पर हाथ उठा दिया। तुम्हें छाया के पर्सनल मैटर्स इतने अच्छे से कैसे मालूम है? एक्चुअली सर हम चारों बेस्ट फ्रेंड हैं, आई मीन थे। छाया के पास हमारे अलावा और कोई नहीं था जिससे वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके। वो अंदर से बहुत टूट गई थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बहुत कोशिश कर रही थी अपने माँ बाप को मिलाने की। थैंक्स प्रकाश। आई होप कि हमें जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम हेल्प करोगे। जी सर। सर सारा दोष काम्या का ही है। वो एक अच्छी पत्नी तो क्या, एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकती। मतलब आप अपनी बेटी के खून का इल्ज़ाम उसकी अपनी माँ, अपनी पत्नी पर लगा रहे हैं? वो इतनी लापरवाह है सर। और आपको अपनी बेटी की बहुत परवाह थी। कल रात को आप कहाँ थे? अपने दोस्त के घर। और उस दोस्त का नाम स्वाति है? फिलहाल हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आपका कोई दुश्मन है क्या? जी नहीं। आपकी ये दोस्त स्वाति, इसके कैसे रिलेशन थे छाया के साथ? उसे वो अपनी बेटी के जैसा प्यार करती थी। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं। छाया के कातिल के पास या तो घर की चाबी थी या फिर उसके लिए अंदर से दरवाजा खोला गया था। सर फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट भी हमारे इस थ्योरी को कंफर्म करती है। उन्हें भी ज़बरदस्ती घर के अंदर घुसने का कोई निशान नहीं मिला। सर छाया की किसी भी फोटो में उसने साड़ी नहीं पहनी हुई है एक्सेप्ट फॉर द फेयरवेल पार्टी पिक्चर्स। ऐसा लगता है कि वो ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़े ही प्रेफर करती थी। इसका मतलब हमारा शक सही था कि या तो वो कहीं बाहर से आ रही थी या फिर कहीं बाहर जा रही थी। लेकिन सर छा के माँ के मुताबिक कल रात को ना कोई पार्टी थी, ना कोई ऐसा ओकेजन जहाँ की साड़ी पहनी जाए। और उसके सर पर पीछे से वार किया गया था किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वो पलटी, उसके सर पर रॉड या पत्थर से वार किया गया, या फिर ये कि वो कहीं बाहर से आ रही थी, घर में घुसी और किसी ने उस पर हमला किया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि किसी ने उसकी चीख तक नहीं सुनी। सर आपसे मिलने कोई पिको फॉलो वाला है सर। भेजो अंदर। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। वो आज छाया बीवी की फोटो देखी अखबार में, उसमें उन्होंने जो साड़ी पहन रखी थी वो साड़ी सुबह लेके आई थी मेरे पास फॉल लगवाने के लिए, और बोली थी कि माँ को अर्जेंट चाहिए, और मैंने वो साड़ी फॉल लगा के शाम को वापस कर दी थी। मेरी बेटी की मौत के बाद मेरी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे मेरी बेटी के चेहरे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था।
छाया ने पीको फॉल वाले से कहा कि वो साड़ी आपकी थी, लेकिन आपने तो मना कर दिया कि वो साड़ी किसकी है आपको नहीं पता। क्या वो साड़ी आपकी थी? नहीं, उसी ने खरीदी थी। नहीं पता मुझे, वो मेरी बेटी की साड़ी नहीं, उसका कफन था। सर, छाया की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुछ अजीब सर, इनफैक्ट बहुत कुछ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छाया के खून से जस्ट पहले उसने किसी के साथ इंटरकोर्स किया था। इसे रेप नहीं कहा जा सकता क्योंकि बॉडी पर स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिले, और साथ ही हमारे लिए ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल होगा कि वो किसके साथ हम बिस्तर हुई थी, क्योंकि देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ सीमेन। बुलाओ सबको। इस केस से रिलेटेड हर आदमी मुझे यहाँ चाहिए एक साथ। किसी को कुछ कहना है या फिर कुछ बताना हो जो पहले छुपाया हो या फिर गलती से भूल गए हो? सर, जाते जाते भी वो अपने बाप को शर्मिंदा कर गई। बच्चे तो कच्चे घड़े के समान होते हैं, उन्हें गढ़ने का काम माँ का होता है, लेकिन इस कामया ने उसे ये संस्कार भी नहीं दिए। बेटी आपकी और संस्कार देना सिर्फ माँ का कर्तव्य है। सर, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। सर, मुझे यकीन है कि जरूर छाया के साथ किसी ने जबरदस्ती की है, वरना मेरी बेटी। कामया जी, किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, फोरेंसिक रिपोर्ट है, और उसमें ये बात साफ है कि छाया की भी इसमें रजामंदी थी। अब कुछ कहना है आप दोनों? तुम दोनों का क्या कहना है इस बारे में? सर, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं अपने चाचा के घर पे था पिछले 2 दिनों से। आप चाहें तो मेरे चाचा से पूछ सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर, आई हैव नो आइडिया कि छाया उस रात किसके साथ थी। छाया का कोई बॉयफ्रेंड था? जी, वो नवीन से बहुत प्यार करती थी। सर, मैं मानता हूँ कि मेरा उसके साथ अफेयर था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसके साथ। हमें पता चला है कि छाया पिछले 2 हफ्तों से परेशान थी। डैड के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। आई हैव नो आइडिया सर। सर, छाया नहीं चाहती थी कि किसी भी हाल में नवीन को डिस्टर्ब किया जाए। नवीन एनडीए की तैयारी कर रहा था। छाया के साथ जो भी हुआ वो सिर्फ मुझे और पंखुड़ी को पता था। मतलब छाया के आखिरी वक्त तुम और प्रकाश उसके सबसे करीब थे? जी हाँ। पिछले दिनों छाया किसी नए आदमी से मिली थी या फिर किसी और से? कोई ऐसा जो अजीब लगा हो? जी हाँ सर, एक सेल्समैन था। छाया उससे मिलने अकेले जाती थी। सर, मैं और पंखुड़ी उसके साथ जाना चाहते थे, पर छाया ने मना कर दिया। हमने सिर्फ दूर से देखा था। सेल्समैन कौन? बड़े पापा, कल मेरे मैथ्स का टेस्ट है, पढ़ा दो ना प्लीज। बड़े पापा बहुत थक गए हैं आज, फिर कभी पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा। बड़े पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? मैं तो भूल गया, तुम्हारे लिए मैं चिक्की लाया हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटा? मेरा सुना बेटा, जा। क्या हुआ बेटा? बहुत थक गए हो आज? नहीं माँ। तो चुटकू को पढ़ाने से मना क्यों कर दिया? मन नहीं कर रहा माँ, बस। सर, वो सेल्समैन किचन की छोटी मोटी चीज़ें बेचता था। पहले तो उसे वहाँ कभी नहीं देखा, पर लास्ट के 2-3 बार जब मैं और पंखुड़ी छाया को घर ड्रॉप करने गए तब उसे वहाँ देखा था। ठीक है, तुम तीनों जा सकते हो, लेकिन हो सकता है दोबारा ज़रूरत पड़े, फिर से बुलाएंगे, आ जाना। ओके, थैंक यू सर। इन तीनों फ्रेंड्स के मोबाइल रिकॉर्ड चेक करो, साथ ही मर्डर के टाइम, मर्डर के पहले और मर्डर के बाद इनकी सेलफोन लोकेशन। छाया का सोशल नेटवर्किंग पेज ओपन करो, शायद वहाँ से कुछ मिले। आजकल बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये वर्चुअल फ्रेंड्स विक्टिमाइज करके परेशान करते हैं। और सबसे पहले पता करो कि ये सेल्समैन कौन है, इससे मिलना है। ओके सर। यस सर। एक धोखा खाई माँ, अपने रिश्ते से असंतुष्ट पिता और पिता की प्रेमिका एक दूसरी औरत, इन सब के बीच का जटिल समीकरण और उससे जन्मा माहौल जितना दम घुटू छाया के लिए था, उतना ही इसमें जी रहे बाकी के लोगों के लिए भी था। तो क्या इनमें से ही किसी ने अपनी निराशा, कुंठा, जलन और नफरत के तहत या फिर किसी और मकसद से छाया का कत्ल कर दिया था? वो साड़ी जो छाया ने अपनी मौत के वक्त पहनी हुई थी, उसकी क्या कहानी थी? और ये कौशिक कौन था जिसका नाम पुलिस की जांच में अचानक सामने आया था? और उसका छाया की मौत से क्या संबंध था? छाया या फिर उसकी फैमिली के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? सर, छाया की माँ ने
मेरी बहुत मदद की थी। दरअसल मैं एक छोटा मोटा सेल्समैन हूँ सर। किचन का सामान घर घर जाके बेचता हूँ सर। तो उनसे एक दिन मुलाकात हुई, तब उनको पता चला कि मेरा परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं है, तो उसने मेरी बहुत मदद की थी। अगर मदद माने की तो तुम उनकी बेटी से क्यों मिल रहे थे? मैम, मैंने जो भी किया वो मानवता के खातिर किया, तो फिर इसमें गलत क्या है? अगर मैं उस बेचारी की मदद नहीं करती तो उसकी नौकरी चली जाती। काम हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। उसकी मदद के बगैर कैसे होता सर? मेरी कोशिशों के बावजूद मेरा सेल्स क्रैप बढ़ता ही नहीं था। मैंने अपने कुछ रिलेशंस के थ्रू उसके किचन अप्लायंसेस बिकवा दिए, बस। ये लो, कौन खरीद रहा है? अरे चाचा छोड़ना, आम का गुठलियाँ मत गिन। पुलिस को घुमाना इतना आसान नहीं है मिस्टर कौशिक। हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कामिया से अब कई जगहों पर मिल रहे थे। सच बात है सर। वो जहाँ जहाँ भी जिसके पास भी डेमो के लिए ले जाती थी, मैं उनके साथ जाता था। लेकिन वो सारी जगह कॉफ़ी शॉप से गार्डन तो नहीं हो सकते मिस्टर कौशिक? मैं धीरे धीरे उनका दोस्त बन गया था, और दोस्तों से मिलना बुराई नहीं है ना। पर इससे क्या साबित होता है? कल की रात तुम कहाँ थे? शिरडी। माँ बाबा ने भेजा था पूजा के लिए। तो फिर बस का टिकट या होटल की रसीद तो होगी? नहीं सर, जब मैं घर से निकला तो सारी बस जा चुकी थी। मैं शेयर्ड टैक्सी पे नासिक पहुंचा, और वहाँ से ट्रक में लिफ्ट लेकर वहाँ शिरडी पहुंचा। प्रांगण में स्नान किया, दर्शन किया, फिर पूजा किया, फिर वापस घर लौट आया सर। मतलब तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम शिरडी गए थे? जी है, घर पर प्रसाद है। तुम या तो सचमुच थोड़े बेवकूफ़ हो या फिर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। जो भी है, फिलहाल तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम मेरी रडार पर हो। और अगर मुझे पता चला ना कि छाया के खून में तुम्हारा ज़रा सा भी हाथ है, तो ज़िंदगी भर अभी जिस हालत में हो उससे भी बुरी हालत में रहोगे। मैम, मैंने यहाँ अपनी बेटी खो दी, और यहाँ पुलिस असली अपराधी को छोड़कर मुझ पर, एक माँ पर शक कर रहा है। देखिए, हमारे शक के घेरे में आप पहले से ही थी। खून घर में हुआ था और उस वक्त सिर्फ आप घर के अंदर थी, और आपने अपने कॉल भी अगले दिन सुबह किया। इससे पूरा शक तो आप ही पर जाता है। मिस्टर कौशिक, आपका बैग। सर, ये आदमी आपको मिस्टीरियस नहीं लगता? इसका हाव भाव, चाल चलन, ये वाकई ऐसा है या एक्टिंग कर रहा है? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। संजीव और स्वाति आगे। यस सर। बुलाओ ना। स्वाति जी, छाया के खून की क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता सर। छाया के खून से मेरा कुछ नहीं लेना देना है सर। तुम्हें तुम्हारी बेटी अपने अवैध रिश्ते के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी, तुमने उसे ही मार दिया। सर, मेरी बेटी की तरह थी वो, बहुत प्यार करती थी मैं उसे। प्यार तो आप संजीव से भी करती हैं। काम्या मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। सर, संजीव बुरे इंसान नहीं है सर। सच कहूँ तो उनकी चाहतें और ज़रूरतें बहुत नॉर्मल सी है, बस वही पूरा कर दो तो वो खुश। संजीव को अपने पास रखने के आपके पास सिर्फ दो ही तरीके थे। एक तो उसकी ज़रूरतें पूरी करो, और दूसरा बच्चे को ख़त्म कर दो, क्योंकि बच्चा ही माँ बाप को मिलवा सकता था, है ना? मैं बताता हूँ उस रात तुमने क्या क्या होगा। हादसे वाली रात घर की चाबी तुम्हारे पास थी। तुम चुपचाप अपने घर गए, अपनी बेटी को पीछे से वार किए और वो मर गई। या तो तुमने अपनी बेटी को अपने अवैध संबंध से बचने के लिए मार दिया, या फिर तुम्हें इस बात की खबर लग गई थी कि तुम्हारी बेटी किसी और के साथ है। अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए तुमने उसको मार दिया,
है ना यही सच? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। इन दोनों को छोड़ दो और वार्निंग दो कि जब भी थाने बुलाएंगे आना पड़ेगा और बिना परमिशन के शहर छोड़कर नहीं जा सकते। ओके सर। यस सर। काम्या और कौशिक का रिश्ता इस केस में एक अजीब मोड़ ले आया था। हर वो शख्स जो किसी भी तरीके से छाया से जुड़ा था, पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी थी। हालांकि पुलिस ने किसी को भी क्लीन चिट देकर अपने शक के दायरे से बाहर नहीं किया था, लेकिन उनसे पुलिस को किसी भी तरह की कोई जानकारी या सूचना अब तक नहीं मिली थी जिससे इस केस की जांच को आगे बढ़ाया जा सके या इस राज की परतों को खोला जा सके। और तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। और आप भी कमाल करते हैं, इसे मेरा बच्चा लेके देने के बजाय आप इस घटिया औरत की बातों में आ रहे हैं। कमाल कर रहे हैं आप लोग। कमाल अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी इस तहजीब और तमीज़ के दायरे से दोबारा बाहर निकले ना, तो वाकई में ऐसा कमाल दिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और हमें क्या करना है और कैसे करना है इसका फैसला हम पर छोड़ दे तो बेहतर होगा आपके लिए। सॉरी सर, लेकिन आप लोग भी कुछ नहीं कहते। जब तक इसके पास मेरा बच्चा रहेगा, खतरा उसके सिर पे मंडराता रहेगा। देखिए, काम्या जी और उनके बेटे को हमने प्रोटेक्शन दी है और वो तब तक पुलिस प्रोटेक्शन में रहेंगे जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। समझ गए आप? काम्या जी, अब आप अपने घर जाइए, अपने बच्चे को भी ले जा सकते हैं आप। क्राइम सीन के अनुसार काम्या के उस शोल्डर पर गोली मारी गई थी जिस शोल्डर पर उसने बच्चे को पकड़ कर रखा। अब अगर सिर्फ काम्या को मारने का मोटिव होता तो गोली दूसरे शोल्डर पर या सर पर भी चलाई जा सकती थी। सर, इसका मतलब काम्या खूनी नहीं है? नहीं नहीं, हमारी नौकरी में शक करना बुरा नहीं है, लेकिन शक ना करना उससे भी बड़ा गुनाह है। जब तक असली अपराधी सामने नहीं आता, हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। हो सकता है कि काम्या ने ये सब करवाया हो ताकि वो साबित कर सके कि वो बेगुनाह है। वैसे भी आजकल 4-5 हज़ार में कोई भी गोली चलाने को तैयार हो जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि संजीव ने ये करवाया हो किसी सुपारी किलर को हायर करके। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद उसने जानबूझकर उस शोल्डर पर गोली चलवाई जिस पर काम्या ने बच्चे को पकड़ रखा था, ताकि हमें ये लगे कि टारगेट काम्या नहीं बल्कि सिर्फ बच्चा है। लेकिन वो फिर भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और सस्पेक्ट भी। शायद वो भी हमें यही विश्वास दिलाना चाहता है कि क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सर, स्वाति भी तो हो सकती है। हमने ऐसे कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे माँ बाप लड़ झगड़ कर अलग होना चाहते हैं, लेकिन फिर बच्चों की वजह से रीयूनाइट हो जाते हैं। तुमने स्वाति और संजीव को देखा है? जब भी वो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। सो तब तो इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसे इस बात का डर हो, क्योंकि अगर उसके पिता वापस आ जाते वो उसे मना लेते। फिर उसने सिद्धांत पर हमला करवाया ताकि वो भी मर जाए और फिर संजीव के पास वापस लौटने का कोई रास्ता ही ना हो। और फाइनेंशियली भी वो संजीव के ऊपर डिपेंडेंट है, ना तो उसकी कोई नौकरी है ना प्रॉपर्टी। और अगर संजीव उसके हाथ से निकल जाएगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और सर, छाया के दोस्त, क्या उनका इसमें हाथ हो सकता है? व्हाई नॉट? अच्छी खासी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, वो भी किसी सुपारी किलर को हायर कर सकते हैं हमारे इस इन्वेस्टिगेशन को ऑफ ट्रैक करने के लिए। और इन सभी सस्पेक्ट को छोड़कर कोई और भी तो हो सकता है सर। हो तो सकता है, लेकिन कौन? क्या चाहिए? जी, मेरा नाम कौशिक है, मैं काम्या से मिलना चाहता हूँ। कौशिक वो सेल्समैन, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, दोबारा अगर इधर दिखाई पड़ेगा ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, समझा? मुझे एक बार काम्या से मिलने दीजिए प्लीज सर, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। फिक्र हो रही है? साले पति के रहते तुझे मेरी फिक्र। ये आप क्या कर रही? छोड़ दीजिए इस बेचारे को। और गई लैला मजनू को बचाने के लिए। चल। हेलो, ठीक है, नजर रखो। इस सेल्समैन कौशिक का कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट है काम्या और उसकी लाइफ में। लगता है उसे फिर से पूछताछ करनी पड़ेगी। अगला क्लू शायद वही देगा हमें। उठाकर लेकर आऊँ सर? नहीं, उससे पहले उसके साथ काम करने वाले किसी को लेकर आओ। कोई ना कोई तो होगा जो उसके बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन देगा। ये डोर टू डोर सेल्समैन जोड़ियों में काम करते हैं। पता करो उसका जोड़ीदार कौन है और बुलाओ उसे। सर, वो ज़्यादातर वक्त काम्या के साथ गुजारता था। ये तो हमें भी पता है कि काम्या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान थी और कौशिक उसका दोस्त है। सर, एक किचन का सामान बेचने वाले को कौन औरत अपना दोस्त बनाएगी? यही सवाल हमने भी पूछा था, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, इसलिए अब भी वो दोनों हमारे शक के दायरे में हैं। सर, आप ये नहीं जानते होंगे कि वो दोनों जवानी में एक दूसरे से प्यार करते थे। आप चाहे तो उनके माँ बाप, भाई भाभी, कौशिक और काम्या सभी से कन्फर्म कर सकते हैं। सर, ये बात सच है कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैम, आप किस लेकिन की बात कर रही हैं? आप सीधे सीधे मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही हैं। यहाँ मैंने अपनी बेटी खो दी, मेरे बेटे पर हमला हो गया, और आप मुझसे मेरे अतीत के बारे में सवाल पूछ रही हैं। उस हादसे को कैसे भूल सकते हैं सर?
हादसे ने मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई की पूरी जिंदगी बदल दी। लानत है उन लोगों पर। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस लड़की ने और उसके पूरे परिवार ने। उस रोज हम एक दूसरे के साथ थे जब उसके भाई और चाचा ने हमें घेर लिया था। मैं बहुत छोटी थी, बस 16 साल की थी। बहुत डर गई थी और डर के मारे ये कह दिया कि कौशिक मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। उन लोगों ने उसे बहुत मारा। वो टॉपर था, ही वॉज ब्रिलियंट, लेकिन हमें उसे रिहैब सेंटर भेजना पड़ा। वो 2 साल रहा वहाँ और उसके बाद इस काबिल हुआ कि अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। उस हादसे के बाद वो पहले जैसा नहीं है। तकरीबन 18 साल बाद हम मिले। मैडम, मैं आपको हमारे प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स किचन के। तुम कौशिक हो ना? नासिक में रहते थे, एमजी रोड के पास। जी आप काम में? और फिर तुम्हारी बेटी को तुम्हारे इस प्यार के बारे में पता चल गया और उसे तुम्हारा ये प्यार गवारा नहीं हुआ और उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो तुमने एक सेल्फिश औरत की तरह उसका खून कर दिया। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैम, मेरी बेटी बहुत समझदार थी। मैं मानती हूँ मेरी बेटी छाया को शुरू में इस रिलेशन से प्रॉब्लम थी और मैंने उसे कौशिक के बारे में सब सच बता दिया था। जब मैं तेरी उम्र की थी तब मैं और कौशिक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज कौशिक की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेरी ये माँ और उसका वो झूठ है। मैं कौशिक से दोबारा नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगी मैं। मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। छाया मुझसे मिलने भी आई थी सर। हेलो अंकल। हाँ अंकल, आई एम सॉरी, वो मैंने आपको गलत समझा, बट बाद में जब मम्मा ने मुझे सब सच बताया कि मम्मा की वजह से आपको, अंकल आई एम सॉरी। जो हो गया सो हो गया, फॉरगेट इट। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ, तुम मेरी बेटी की तरह हो और बच्चों की सब गलती माफ होती है। Can I get a hug? हो सकता है कि दोनों जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो, या फिर शायद दोनों मिलजुल कर झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, किस बात के चांसेस ज़्यादा है? तांबे, सच और झूठ का परसेंटेज नहीं होता। जब तक सच पता नहीं चल जाता, वो भी विद प्रूफ एंड एविडेंस, तब तक सच और झूठ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं बस। सर, ये मोबाइल कंपनी की रिपोर्ट आई सर। नवीन झूठ बोल रहा था कि कत्ल वाली रात वो अपने अंकल के घर था। बुलाओ उसे। नवीन, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड आई एम श्योर कि तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए आज तुम झूठ नहीं बोलोगे, वरना हमें सच उगलवाना आता है। देखिए इंस्पेक्टर, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे प्लीज। आज सिर्फ तुम बोलोगे। स्टार्ट। मैं बताता हूँ सर, सही सच है कि छाया ने मुझे अपनी सारी परेशानियों से दूर रखा था और मेरे सारे फ्रेंड्स ने भी। लेकिन सर, जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। नवीन, हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम्हारे फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं करेंगे, बशर्ते तुम कानून से खिलवाड़ नहीं करो। सर, हमने छाया का फेसबुक अकाउंट क्रैक कर लिया है और उसमें हुए चैट से हमें ये पता चला है कि प्रकाश ने छाया को प्रपोज किया था। वो उसे बहुत चाहता था, लेकिन जब छाया ने उसे अपने और नवीन के अफेयर के बारे में बताया तो उसने उससे माफ़ी मांगी और उनका दोस्त बना रहा। चलो। क्या बोलते हो प्रकाश? छाया के लिए जो तेरा वन साइडेड लव था वही उसके खून का कारण बना ना? बोल। जब तुझे पता चला कि छाया नवीन से प्यार करती है तो जलन तो हुई होगी, ऑब्वियस है, तू भी नॉर्मल इंसान है। और जब तुझे पता चला कि वो दोनों रात में मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो छत पर जाकर छुप गया और उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो देखकर तुझसे रहा नहीं गया और नवीन के जाते ही तूने छाया का कत्ल कर दिया, है ना? बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया।
हेलो सर, मेरा बेटा सिद्धांत कहीं नहीं मिल रहा मुझे। मैंने बाहर खेलने जाने के लिए मना किया था उसे, लेकिन वो पीछे के दरवाजे से चला गया। मैंने आसपास हर जगह पता कर लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं है यहाँ। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैंने संजीव से भी पूछा सिद्धांत के बारे में, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता। छाया की हत्या के बाद उसके छोटे भाई सिद्धांत पर जानलेवा हमला हुआ और अब वो गायब था। क्या ये उसी हमलावर का काम था जिसने छाया की जान ली थी, या फिर ये उसका अपना पिता संजीव था जो पहले पुलिस के सामने दावा कर चुका था कि उसके बच्चे उसकी पत्नी काम्या के साथ सुरक्षित नहीं हैं, और अब अपने उसी दावे को पुलिस की नजरों में सही साबित करने के लिए उसने अपने ही बेटे का अपहरण कर लिया था। पुलिस के शक के घेरे में सिर्फ संजीव नहीं बल्कि स्वाति, काम्या और कौशिक भी थे। पुलिस के अनुसार इन सभी को छाया की हत्या से कोई ना कोई फायदा जरूर होने वाला था। बहरहाल पुलिस एक ही परिवार में घटी इस जुर्म की तीसरी घटना से सख्ते में थी। जांच के धागे बुरी तरह से उलझ चुके थे और उनके सिरों को पकड़ने के लिए अब उन्हें नए तरीके से कोशिश शुरू करनी थी। समझ नहीं आ रहा है कि केस क्या है और टारगेट कौन है। अपराधी के निशाने पर पूरी की पूरी फैमिली है सिवाय संजीव के। यू राइट सर, सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनको इस बात से डायरेक्ट फायदा हो सकता है। एक है कौशिक, उसे अपनी गर्लफ्रेंड वापस मिल जाएगी, वो भी बिना बच्चों की जिम्मेदारी के। दूसरी स्वाति। बुलाओ दोनों को और साथ में संजीव को भी। मुझे लगता है कि संजीव अपने बेटे को लेकर गया और कहीं छुपा के रखा। क्यों गायब किया सिद्धांत को? क्यों किडनैप किया अपने खुद के बेटे को? बोलो। मैं क्यों किडनैप करूंगा अपने बेटे का? मैं तो सीना ठोक करके सबके सामने उसे लेके जाऊंगा। बोल बच्चा क्या है? बोल बच्चा कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा है आपको कि सिद्धांत के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। तूने ही उसका अपहरण किया है ना, और अब तो उसको मारने का प्लान बना रही है ना? बता, बोल। मेरा विश्वास कीजिए मैडम, मैं झूठ नहीं कह रही, प्लीज। आप मेरे पति संजीव को छोड़ दीजिए। वो एक्चुअली मेरा बेटा घर आ गया है, शायद रास्ता भटक गया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से घर लौटा है। काम्या जी एक बार आपके बेटे से मिलना चाहेंगे। नहीं सर, एक्चुअली अभी वो सोया हुआ है। आप कल बात कर लीजिएगा। हेलो। काम्या के घर के बाहर एक कांस्टेबल तैनात है ना? यस सर। उसे खबर कैसे नहीं हुई कि बच्चा लौटा है? मैडम जी, सिद्धांत बाबा अंदर कब लौटे? मैं तो बाहर ही था, मैंने देखा नहीं। वो जिस रास्ते से गया था उसी के पीछे के दरवाजे से वापस आ गया, अभी सो रहा है। क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? देखिए प्लीज़, आप सुबह से पहले उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। और मुझे मेरे बेटे से मिलना है। आप चाहिए यहाँ से, बहुत सहेली आपको और आपकी हरकतों को। अरे सुनो तो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा वहाँ आया था लेकिन सावन मिस कर दिया। नहीं तम्बे, देयर इज समथिंग रॉन्ग। काम्या का फोन सर्वेलेंस पर है ना? यस सर। कोई रैंसम कॉल आया? नो सर। हमें उसके घर के अंदर जाकर चेक करना होगा, लेकिन उसकी जानकारी के बिना। कैसे कर सकते हैं? सर मेरा एक आदमी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत घर लौट आए तो तुम्हें बिना पुलिस को खबर किए हमारे पास आना होगा। अगर थोड़ी भी चूक हुई तो याद रखना तुम्हारे सिद्धांत का भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बेटी का हुआ था। मैडम वो चाइनीज का रिसेप्शन ठीक से नहीं आ रहा है, वो चेक करने आया हूँ। आप कल सुबह आ जाना। मैडम मैं तो कल सुबह आ जाऊँगा, लेकिन जिन लोगों के घर पे रिसेप्शन ठीक से नहीं पहुँच रहा है वो मुझे तो फ़ोन करके परेशान कर ही रहे। ठीक है भैया, आप जो भी करना है आपको, प्लीज़ आप जल्दी कीजिए। मैडम यहाँ से तो ठीक है, अगर आप एक बार ऊपर जाके टेरेस पे चेक कर लेंगे कि केबल कहीं कटा तो नहीं है तो अच्छा होगा। हेलो सर, मैडम के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। इसका मतलब काम्या ने जानबूझकर हमसे झूठ बोला ताकि हम कन्विंस हो जाएं और उसके घर के बाहर से कांस्टेबल को हटा लें। लेकिन क्यों सर? उसके घर के बाहर आसपास आगे पीछे सब जगह अपने आदमी लगा दो, लेकिन सादी वर्दी में, और कांस्टेबल को हटा लो जैसा वो चाहती है। ओके सर।
सिद्धांत, इस कामया की वजह से मेरे बेटे कौशिक की जिंदगी तबाह हो गई। आप नहीं जानते मेरा बेटा कितना होशियार, कितना गुणी था, टॉपर था वो सर, लेकिन इस कामया की वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। आपने कभी अपनी जवान बेटी की सेवा की है? उसकी पॉटी साफ की है? मैंने की है। बिल्कुल बच्चा बन गया था वो, फिर उसे रिहाब भेजा। लेकिन ये औरत फिर उसकी जिंदगी में आ गई। मेरा बेटा जो बड़ी मुश्किल से अपने कदमों पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था, उसके कदम फिर से लड़खड़ाने लगे। अपने नौकरी पर ध्यान देने के बजाय उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगा। उस औरत को मारने के इरादे से हम उसके घर गए थे। उस लड़के ने उस दिन वही साड़ी पहनी थी जो कौशिक ने हमसे छुपकर कामया के लिए खरीदी थी। फिर हमने किसी तरह देसी कट्टे का इंतजाम कर दिया। काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। लेकिन गोली चलाते वक्त फिर हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हमने उसके बेटे को किडनैप कर दिया ताकि हम उसे बुलाकर नज़दीक से शूट कर सके। हम कोई और चांस नहीं लेना चाहते थे, मगर आप लोग आ गए। और एक बात बताना चाहता हूँ आप दोनों को, सुनने के बाद शायद जेल में थोड़ी राहत रहेगी। आपका बेटा अपना भला बुरा अच्छी तरह समझ सकता है, और कामया को भी जो कुछ हुआ उस पर पछतावा है। वैसा कुछ नहीं होगा जैसा आपको अंदेशा है। आपको अपने बेटे और कामया को एक और मौका देना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका कर्तव्य है, बल्कि इसलिए भी कि ऐसा करने से शायद एक मासूम बच्चे की जान बच सकती थी। कामया ने अपने परिवार की वजह से जो झूठा इल्जाम कौशिक पर लगाया था, उसने पहले कौशिक की जिंदगी को तबाह किया और फिर खुद कामया की जिंदगी को। कामया ने जो किया वो गलत था, लेकिन कौशिक के माता पिता ने जो किया वो भी सही नहीं था। कामया और कौशिक के फिर से जुड़ते रिश्ते की खबर सुनकर वो लोग घबरा गए। उन्होंने भावनाओं में रिएक्ट किया और मासूम छाया के खून से अपने हाथ रंग बैठे। ऐसा करने की बजाय अगर अपनी समझ का इस्तेमाल करके उन्होंने कामया या खुद अपने बेटे से बात की होती, तो उन्हें पता चल जाता कि कामया इस बार उनके बेटे के जीवन में उसके साथ कुछ गलत करने नहीं, बल्कि पहले की गई गलतियों का प्रायश्चित करने आई थी। आप और हम में से कोई भी इस गलती को ना दोहराए और अपने साथ घटने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं पर भावनाओं में बहकर रिएक्ट करने की बजाय समझदारी से एक्ट करें। रश्मि, रश्मि, सब पापा, पापा, सब पापा, पापा। मैया की जय, 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 जयपुरी देवी, जयपुरी देवी, चमत्कार हो गया। ये देखिए, रश्मि बिटिया ने ससुराल में कदम रखते ही नागिन मैया का रूप धारण कर लिया है। सोमनाथ बाबू, आपकी बिटिया साक्षात नागिन मैया के रूप में दर्शन दे रही है। सर इस तरफ आइए। सर ये देखिए, इस सांप को सब मेरी बीवी कह रहे हैं। बंद करो ये ढोंग। ठाकुर, सबको बाहर लेके जाओ। चलिए आप लोग बाहर निकलिए। ये घर के मामले में तुझे इंस्पेक्टर साहब को बुलाने की क्या जरूरत थी? देख, अगर नागिन मैया को क्रोध आ गया ना तो श्राप दे देगी तुझे। पापा ये कोई नागिन मैया नहीं है, रश्मि नहीं है ये। अमर, तेरी पत्नी एक इच्छाधारी नागिन है। वो पहले भी अपना रूप बदल चुकी है और ये वही है। चल माफी मांग। बकवास बंद कीजिए। ये इच्छाधारी नागिन वाली फालतू बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ये सोचिए कि आपकी बहू गई कहाँ। नमस्कार, आदाब।
क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। एक नई नवेली दुल्हन अपनी सुहाग की सेज से अचानक गायब हो जाती है और उसकी जगह पर एक सांप पाया जाता है। बिहार के समस्तीपुर जिले के इस गांव के लोग तो इस घटना से हैरान होने की बजाय खुश थे और इस अजीबोगरीब घटना को अपना सौभाग्य मान रहे थे। गांव वाले क्यों रश्मि को एक इच्छाधारी नागिन मान रहे थे? कौन सा जुर्म रश्मि के नागिन के रूप के पीछे अपना फन फैला रहा था? ये रहा साहब। सर पापा हमें बचपन से बताया करते थे कि रश्मि इच्छाधारी नागिन है, पर सर हमने कभी देखा नहीं क्योंकि हम 7 साल की उम्र में ही शहर पढ़ने चले गए थे। हमारी पोती इच्छाधारी नागिन है, मगर ये हमारी पोती नहीं है, क्योंकि हमारी पोती सिर्फ नाग पंचमी को ही नागिन का रूप लेती है। नागिन मैया की दरोगा साहब, रश्मि बिटिया तो साक्षात नागिन मैया का रूप है। आज हम उन्हीं की कृपा से जिंदा है। सर, जयपरी देवी पर हमेशा नाग देवता का आशीर्वाद था। वो गांव वालों को खतरनाक से खतरनाक सांप के डसने से बचाती आई हैं। और जब रश्मि पैदा हुई तो उसके माथे पर नाग का निशान था। तो सब लोग जान गए कि ये नाग देवता का आशीर्वाद है जयपरी देवी को। माई सही कह रहे हैं साहब, हमारी बिटिया नाग पंचमी को ही नागिन का रूप धरती है। दरोगा जी, रश्मि तो साक्षात देवी है। हमने तो उसे हर साल नागपंचमी के दिन नागिन मैया के रूप में बदलते देखा है। तुम जानते थे कि गांव वाले रश्मि को इच्छाधारी नागिन मानते हैं, तो उससे शादी क्यों की? अरे पगला गए हो क्या? शादी नहीं कर सकता? अरे 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को बहुत होशियार समझने लगे हो। रश्मि बिटिया जो है ना, नागिन मैया है, नागिन मैया। लक्ष्मी जी खुद घर चल कर आना चाह रही हैं और तुम ठुकरा रहे हो उसे। पापा ये सब बकवास है, हम नहीं मानते इन सब चीजों में। थप्पड़ लगाएंगे तो लाइन पर आ जाओगे। सर अकेली औलाद हूं, माँ भी नहीं है जिसकी आगे इज्जत कर अपनी बात मनवा लेता। फिर पापा का अच्छा खासा कारोबार है गांव में, उसे छोड़कर हम कहां जाते? इसलिए हमें पापा की बात माननी पड़ी। रश्मि के कमरे में जाने के कितनी देर बाद तुम कमरे में पहुंचे? सर यही करीब 8-10 मिनट बाद। ठाकुर, इसका मतलब है ये सारा कांड 8-10 मिनट के अंदर ही हुआ है। अब हमें यह पता लगाना है कि रश्मि कहाँ है और साथ साथ ये भी पता लगाना है कि बिस्तर पे सांप किसने रखा था। अरे कहां ले जा रहे हो? कहां ले जा रहे हो नागिन मैया को? अरे हमने पैसे दिए उसके लिए। पैसे दिए मतलब? अरे प्रताप बेटा, कल हमने सपने में देखा कि नागिन मैया की शादी आपके बेटे अमर से हो रही। ऐसा हुआ तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ दान पुण्य करना पड़ेगा। बताइए कितना देना होगा? 15 लाख। सोमनाथ, कहो भाई। सोमनाथ, हो गया सत्यानाश। ठाकुर, पूरे घर की एक बार फिर से अच्छे से तलाशी लो। चल। आइए, ये देखिए सर, ये क्या? टॉर्च देना। पैरों के निशान काफी बड़े हैं। रश्मि का नहीं हो सकता, आदमी का लगता है।
ये जरूर रश्मि के ससुर प्रताप की करतूत है। जब तक नागिन मैया घर वापस नहीं आ जाती तुम इस कमरे में कदम नहीं रख सकते। सर, झाड़ियों में पोटली मिली है और ये चूड़ियाँ। साहब, ये तो रेशमी की पोटली है जो वो शादी के समय साथ लेके गई थी। आइए, ये देखिए सर, ये क्या है? टॉर्च देना। पैरों के निशान काफी बड़े हैं। रश्मि का नहीं हो सकता, आदमी का लगता है। लेकिन अगर रश्मि यहाँ से चल के गई होगी तो उसके पैरों के निशान क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कोई भी है वो बाहर से आया था और ये पैरों के निशान सिर्फ बाहर है, कमरे के अंदर नहीं। इसका मतलब है कि ये आदमी कमरे के अंदर नहीं गया, और अगर गया तो चप्पलें बाहर उतार के गया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि रश्मि अपनी मर्जी से बाहर आई और इसके साथ कहीं चली गई। ये देखो, जाने के पैरों के निशान है। ठाकुर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और इन पैरों के निशान के सैंपल्स लेने के लिए बोलो, और सभी घर वालों के भी पैरों के निशान के सैंपल लो। पता करो कि रश्मि को किसी ने किसी अनजान आदमी के साथ कहीं जाते हुए देखा है क्या? ओके सर। सर, मुझे तो ये सारा गेम जयपरी देवी का लगता है। पहले उसने रश्मि को इच्छाधारी नागिन बताकर पूरे गांव को बेवकूफ बनाती रही। फिर जब शादी की उम्र आई तब प्रताप के अंधविश्वास का फायदा उठाकर रश्मि के साथ अमर की शादी करवा दी और दान के नाम पे 15 लाख रुपए ऐट लिए और फिर रश्मि को भी भगा दिया वहां से। इस जयपरी देवी को और समझना होगा। ठाकुर, जयपरी देवी के घर के सर्च वारंट निकलवाओ और कॉल रिकॉर्ड से। सब दरोगा जी, हम दोबारा कह रहे हैं आपसे, वो नागिन हमारी पोती रश्मि नहीं हो सकती है। हेलो, ओके, ठीक है, जाओ। सर, आपकी पोती तो इच्छाधारी नागिन है। इस बार आपकी इच्छा से नागिन नहीं बनी, इसीलिए आप पहचानने से इनकार कर रही हैं। हम पर आरोप लगाने से पहले एक बार उस सांप को यहाँ ले आओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरोगा जी, ये हमारी पोती रश्मि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नाग है, नागिन नहीं। हमारी पोती रश्मि के साथ जरूर कोई साजिश हुई है। सर, पूरा घर छान मारा पर रश्मि नहीं मिली। सर, मैंने ही आपको फोन किया था। दरोगा जी, ये जरूर रश्मि के ससुर प्रताप की करतूत है। उसने 15 लाख हमको दे के करोड़ों का फायदा उठाने के लिए रश्मि का सौदा कहीं और कर दिया होगा। लालच तो आपको भी था जयपरी देवी। आपने प्रताप से पैसे ऐंठे। रश्मि को आप भी भगा सकती हैं और पैसे के लालच में। जो भी है सच सच बता दीजिए, वरना हमारे पास तरीके और भी हैं सच उगलवाने के। हम हमारी बेटी रश्मि को न तो कहीं छुपाए न तो गायब किए। वो हमारी इकलौती औलाद है। भला उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? कृपा करके हमारी बेटी को ढूंढ लीजिए दरोगा जी। हमारी बेटी को ढूंढ। सर, झाड़ियों में पोटली मिली है और ये चूड़ियां। सर, ये कुछ कैश मिला और ये आधार कार्ड है सर। गणेश कुमार। अगर रश्मि को आपने नहीं भगाया तो हो सकता है कि आपके जंजाल से छूटने के चक्कर में वो खुद ही कहीं चली गई हो। दरोगा जी, रश्मि साक्षात इच्छाधारी नागिन है। उसने अपनी मर्जी से अमर से शादी की है और प्रताप ने अपनी मर्जी से 15 लाख रुपए दिए।
दरोगा जी, हमारा विश्वास करिए, रश्मि के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये एड्रेस तो इसी गांव का है, पता करो ये कौन है और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, पुलिस अब तक रश्मि के गायब होने को अंधविश्वास की आड़ में एक ठगी का मामला मान रही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद जब गांव के बाहर पुलिस को एक लाश मिली तो इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। नए सवाल उठ खड़े हुए। गणेश कुमार और गन्नू की हत्या से रश्मि का क्या संबंध है? क्या रश्मि की भी हत्या हो चुकी है? और अगर उसकी हत्या हो चुकी है तो फिर उसकी लाश कहाँ है? और अगर वो जिंदा है तो वो इस वक्त कहाँ है? साहब, ये तो रश्मि की पोटली है जो वो शादी के समय साथ लेके गई थी। ये बताइए कि ये कौन है? इस आधार कार्ड पर आपके घर का एड्रेस है। ये तो हमारा नौकर गन्नू है। गन्नू 10 साल का था तब से पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे घर में ही रहता है। हमें इसकी डेड बॉडी मिली। क्यों मारा इसे? जिस अनाथ लड़के को हमने पाल पोस कर बड़ा किया उसे हम क्यों मारेंगे भला? तो फिर किसने मारा होगा इसे? पता नहीं साहब, फिर किसने मारा होगा। ये गन्नू और रश्मि के बीच कुछ प्यार व्यार का चक्कर चल रहा था क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? रश्मि हमारी साक्षात नागिन है, सारे गांव वाले उसे नागिन मैया मानते हैं। वो भला प्यार वार के चक्कर में क्यों पड़ेगी? तो वो दोनों एक साथ कैसे थे? जहां हमें गन्नू की डेड बॉडी मिली थी वहीं से रश्मि की पोटली भी मिली। सर, झाड़ियों में पोटली मिली है और ये चूड़ियां। पता नहीं साहब। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? जब तक नागिन मैया घर वापस नहीं आ जाती तुम इस कमरे में कदम नहीं रख सकते। लेकिन पापा, आपको कैसे पता कि वो वापस आएगी? सर, हमने जयपुरी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिया है, कुछ भी खास हाथ नहीं लगा। एक और बात सर, प्रताप के घर से जो नाग मिला है वो जहरीला नहीं है। मतलब अब हमारे शक के दायरे में प्रताप भी। इस प्रताप के भी कॉल रिकॉर्ड से करवाओ और इसके पीछे खबरी लगा दो। ओके सर। और जिन चप्पलों के निशान हमें प्रताप के घर से मिले थे वो गन्नू के चप्पलों से मैच करते हैं। और कमरे में भी रश्मि के साथ कोई जबरदस्ती के निशान नहीं मिले। इसका मतलब है कि रश्मि अपनी मर्जी से गन्नू के साथ भाग रही थी और रास्ते में किसी ने गन्नू को मार दिया। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रश्मि ने ही गन्नू को मारा हो। कुछ तो है गन्नू और रश्मि का राज। गांव वालों से दोनों के बारे में पूछताछ करो। ओके सर। रश्मि और गन्नू के राज को खंगालने के लिए पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई खास इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। इसलिए पुलिस ने घर वालों से जोर जबरदस्ती करके सच्चाई निकलवाने का फैसला किया। देखिए जयपरी देवी, गन्नू और रश्मि के राज का सच बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती हमें उगलवाना पड़े। बोलिए। बताती हूँ दरोगा जी। शादी के कुछ दिन पहले हमारा नौकर गन्नू और हमारी पोती रश्मि भागने की कोशिश कर रहे थे। उस रात माई को पहली बार पता चला रश्मि और गन्नू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप ही बताइए दरोगा जी, हम अपनी देवी की शादी एक नौकर से कैसे कर देते जिसके माँ बाप का और जात पात का अता पता नहीं था? हमने रश्मि को समझाया था, तू देवी है रश्मि, सारा गांव तुझे पूछता है, तू गन्नू से शादी करेगी तो क्या इज्जत रहेगी हमारी और तेरे पिताजी की। अगर तू शादी करना चाहती है हम करवाएंगे तेरी शादी ऐसी जगह जिसके तू लायक है। और शायद वो इतनी आसानी से नहीं मानी, इसलिए पैसे के लालच में आपने जबरदस्ती उसकी शादी पक्की कर दी। लेकिन आपको डर था कि कहीं वो भाग ना जाए, इसलिए विदाई के बाद उस पर नजर रखी और मौका पाकर उसे पकड़ लिया। गन्नू को सांप से कटवा के मरवा दिया और रश्मि को कहीं छुपा दिया। नहीं नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने तो रश्मि को समझाया था और वो शादी के लिए मान भी गई थी, लेकिन अभी कहाँ है हमें नहीं पता। दोहरा व्यक्तित्व दोहरी जिंदगी अपराध के लिए एक उपजाऊ जमीन की तरह से। रश्मि को गायब हुए कुछ समय बीत गया था, लेकिन जयपरी देवी की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अब भी झूठ बोल रही है। वो अब भी रश्मि के इच्छाधारी नागिन रूप का आडंबर बनाए हुए थी। लेकिन क्यों? कहते हैं जब 100 झूठ भी एक झूठ को छुपाने के लिए कम पड़ जाते हैं तो अपराध की अगली पहल होती है कत्ल। कहीं यहां भी ऐसा कुछ तो नहीं था?
सर, गन्नू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत रात के तकरीबन 9:15 से 10:15 बजे के बीच हुई थी, वो भी सांप के काटने से। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सांप ने उसे पीठ पे काटा था, पैर पे नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों भाग रहे थे, गन्नू गिर गया और आसपास से कोई सांप आके उसे काट लिया। ये सब इतना भी आसान नहीं है ठाकुर, क्योंकि ये केस सांप के इर्द गिर्द घूम रहा है। रश्मि का गायब होना और फिर ये गन्नू की मौत भी सांप के काटने से हुई। ये भी हो सकता है कि किसी ने मारने के इरादे से गन्नू के ऊपर सांप को फेंका और रश्मि को लेकर भाग गया। एरिया में जितने भी सपेरे हैं सबसे पूछताछ करो, पता करो कि पिछले कुछ दिनों में किसी ने उनसे कोई सांप लिया है क्या। ओके सर। पापा, ये इतना पैसा और जल्दी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी कुंडली ठीक करवाने। कहाँ हम रश्मि से तेरी शादी करवाकर काल सर्प योग्य लाना चाहते थे, और कहाँ तूने काल सर्प दोष दे दिया। अब निवारण तो करना होगा ना। तो जैसे नालायक बेटे से तो उम्मीद लगाना बेकार है। तूने पुलिस बुलाकर हमारी जिंदगी को स्वाहा कर दिया, स्वाहा। सर, इलाके के सभी सपेरों से पूछताछ करके पता चला है कि एक कोबरा सिर्फ बंसी के पास ही है, जिसने प्रताप के घर से सांप पकड़ा था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है सर, बंसी भी गायब है। मतलब रश्मि के गायब होने और गन्नू के मर्डर के प्लान में इन लोगों ने बंसी सपेरे से ही सांप को लिया होगा। ठाकुर, जो पोटली हमें गन्नू की लाश के पास से मिली थी, हो सकता है कि रश्मि उसी में सांप को लेकर गई और मौका देखते ही सुहाग की सेज पर सांप को छोड़कर वहां से चली गई, ताकि लोगों को लगे कि उसने नागिन अवतार ले लिया। सर, यह भी तो हो सकता है कि बंसी को उनके प्लान के बारे में पता हो और उसने रश्मि के इच्छाधारी रूप के लालच में उस रात दोनों को बीच में ही दबोच लिया हो और फिर जहरीले सांप से गन्नू को मरवा दिया हो। रश्मि की पोटली की भी जांच करवाओ, पता तो चले कि उसमें सांप था भी या नहीं। और ये भी पता करो कि ये बंसी कहाँ है। सब नागिन मैया की अनुपस्थिति में तुम्हारी कैसे कट रही है जयपरी देवी? तुमसे मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे जलकर बदला लेने के लिए हमारी पोती को अगवा कर लिया हो? अगर ऐसा है दीनबंधु तो संभल जाओ। एक बार हमने दरोगा जी को तुम्हारा नाम दे दिया तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ये जो तुम तड़प रही हो ना जयपरी देवी, ये देखकर हमें बड़ी तृप्ति मिलती है। अब तुम्हारी पोती रश्मि तो है नहीं, तो तुम्हारे सारे भक्त अपने कष्ट निवारण के लिए हमारे पास ही तो आएंगे। एक बार हमारी रश्मि को आ जाने दो, फिर हमारी ताकत बढ़ जाएगी। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं जयपरी देवी। बोला था ना कॉल नहीं करने के लिए। हम घर पर हैं, बात नहीं कर सकते अभी। साहब, जयपरी देवी और दीनबंधु की खबर है। ठीक है, एक काम कर, उस पर नजर बना रख। ये दीनबंधु इस केस में एक नया पहलू हो सकता है। ओके सर, बंसी तो नहीं है मगर ये बंसी की बीवी है। क्या हुआ साहब? बंसी कहाँ है? 2 दिन से कोई अता पता नहीं है। उसने तुम्हें नाग नागिन को बेचने के बारे में या किसी को देने के बारे में कुछ कहा था? 2 दिन पहले बहुत खुश थे, 2 सांप बेचकर 7,000 रुपया कमाया था। वो सांप जहरीले थे? एक का दांत टूटा हुआ था, उसी से बंसी मेले में खेल दिखाता था, और दूसरा सांप जहरीला था साहब। ठीक है, जाओ। ये दीनबंधु और बंसी का कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। जी सर। तुम्हारे चक्कर में पड़ के हम अपना बेटे का जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिंदगी भर तुम्हारी इच्छाधारी नागिन के ढोंग में हमारी बेटी अकेलेपन का शिकार हो गई। जवानी में अपनी मर्जी से कुछ करने को सोची तो भी तुम फुसला दी। चुप रहे, बहुत सुनी तेरी बकबक। क्या था हमारे यहाँ? न जमीन न जायदाद, घानी भर रुपया देकर तेरा स्कूल में क्लर्क की नौकरी दिलवाई थी। अरे रश्मि को इच्छाधारी नागिन ना बनवाते तो क्या करते?
ठन ठन गोपाल थे हम सब, क्या मिलता उसको और हम लोगों को साधारण जिंदगी जीकर। चल। दुनिया के लिए रश्मि नागिन मैया थी, सबके दुखों का निवारण करने वाली, सबको खुशियां देने वाली, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक कठपुतली की तरह थी जिसकी डोर जयपरी के हाथों में थी। आजादी और खुशियां रश्मि से कोसों दूर थी। बचपन क्या होता है, दोस्त क्या होते हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल क्या होता है, ये रश्मि कभी जान ही नहीं पाई। और शायद गन्नू के साथ उसका प्रेम भी उसके भक्तों को पसंद नहीं आया, जिसकी सजा गन्नू को मौत के रूप में मिली। अब पता नहीं रश्मि के लिए कौन सी सजा तय की गई थी। सर, रश्मि की पोटली के टेस्ट रिपोर्ट से कंफर्म हो गया, उसमें साफ था। और बंसी के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर, 25 तारीख को रात के तकरीबन 9:15 से 10:15 बजे के बीच बंसी के मोबाइल के कॉल लोकेशन उसी एरिया पर ट्रेस की गई है जहां हमें गन्नू की लाश मिली थी। और करीब 9:30 बजे उसने संजय को फोन किया। संजय दीनबंधु का इकलौता बेटा। हमारे खबीर ने गांव में पता किया तो पता चला कि इस दीनबंधु और जयपुरी के बीच काफी सालों की पुरानी रंजिश है। तो फिर हो सकता है कि दीनबंधु को पता हो कि रश्मि सपेरे के कब्जे में और जयपुरी से बदला लेने के लिए ही उसने रश्मि को अगवा किया हो। सर, हमने दीनबंधु के कॉल रिकॉर्ड चेक करवाया, उसने कभी बंसी के साथ फोन पे बातचीत नहीं की। और जब गन्नू की मौत हुई तब वो प्रताप के घर पे नागिन की पूजा कर रहा था। मुझे याद है उस दिन संजय वहीं पे था। बस जानना यह है कि बंसी ने संजय को कॉल क्यों किया। अरे सर सर सर, पता नहीं कितने लोग हमें फोन करते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, रिचार्ज करवाने के लिए। अब सबका याद तो नहीं रख सकता ना सर। सबका नहीं, सिर्फ बंसी सपेरा के बारे में बता। 25 तारीख को क्यों फोन किया था तुझे? जवाब जितनी जल्दी देगा ना, हम तुझे उतना ही कम धोएंगे। चल बात। सर, उसका फोन आया था मुझे 25 तारीख को। उसका फोन गड़बड़ हो गया था तो बोल रहा था कि ठीक कराने कब आऊं, लेकिन सर उसके बाद आया ही नहीं वो। गन्नू के मर्डर के बारे में और रश्मि के गायब होने के बारे में क्या जानता है तू? साहब, जब रश्मि नागिन बनी थी तो मैं और बाबूजी उसके दर्शन के लिए उसके ससुराल गए थे। सर, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता सर। सर, मैं एक लाचार आदमी हूं, मैं किसी का क्या बिगाड़ सकता हूं। मेरे हिसाब से इस बंसी सपेरे ने ही गन्नू का मर्डर किया और रश्मि को किडनैप किया है। सब बंसी ने कोबरा सप्लाई किया है। शायद बंसी को गन्नू और रश्मि के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, जिसका फायदा उसने उठाया। तो ऐसे भी हो सकता है कि बंसी ने रश्मि को पैसों की लालच में अपने पास कैद करके रखा हो ताकि लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर ये और पैसे बना सके। प्रताप, हो सकता है प्रताप ने पैसे के लालच में 15 लाख रुपए में जयपरी से रश्मि का सौदा किया। अब ज्यादा पैसे में रश्मि को बेचने की सोच रहा हूँ। सर, हमने गांव में पता किया है, दीनबंधु और जयपरी के बीच सालों से गांव में पावर गेम चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि रश्मि को रास्ते से हटा के दीनबंधु गांव वालों को फिर से जयपरी की तरफ से अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। इस सब में एक शख्स पे तो हमारा ध्यान गया ही नहीं, अमर। हो सकता है कि अमर को गन्नू और रश्मि के अफेयर के बारे में पता चल गया और अमर ने ही सबसे पहले रश्मि के गायब होने के बारे में हमें बताया ताकि हमारा ध्यान इस पर से हट जाए। इस अमर के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और एक खबरी को इसके पीछे लगा दो। ओके सर। हेलो, लॉटरी? मतलब बंसी शायद किडनैपर या रश्मि को बेच के जो पैसे मिलने वाले थे उनके बारे में बात कर रहा हूं। पॉसिबल है सर। हो ना हो, इस केस में बंसी भी इन्वॉल्व था, इसी वजह से उसका खून भी हुआ। लेकिन सर, ये कर कौन सकता है? वही जिसने बंसी को इस काम की कीमत दी और जिसे गन्नू और रश्मि के भागने के प्लान के बारे में पता था।
सर, ये जूली है, हमारी गर्लफ्रेंड। तेरी बीवी वहां लापता है और तू यहाँ दूसरी औरत के साथ। चल सर, सर। ये केस विचित्र नहीं पेचीदा बन गया था। रश्मि के दैविक जीवन में कुंडली मारकर लालची, मौका परस्त और धोखेबाज लोग भरे हुए थे। लेकिन इनमें से किसके लालच का शिकार हो गए थे गन्नू और रश्मि? गन्नू के कत्ल की परिस्थितियां और रश्मि का सुहाग की सेज से गायब हो जाना एक बात की ओर इशारा कर रहा था कि खून किसी करीबी ने किया था। पर सवाल यह था कि वो करीबी अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था। सर सर सर, देखिए, हमने कुछ नहीं किया है। हमने ना ही तो रश्मि को किडनैप किया है और ना ही गन्नू को मारा है। लेकिन जिसने रश्मि और गन्नू को भगाया था, हम उसे जानते हैं। बता दो साहब, हमने ही रश्मि और गन्नू को भगाने का प्लान बनाया था और बंसी से सांप लेके रश्मि को सुहाग की सेज पर रखकर गायब होने को कहा। हम अपनी बच्ची की खुशी चाहते थे साहब, लेकिन माही ऐसा नहीं चाहती थी। माही ने उसकी शादी अमर से तय कर दी। शादी से कुछ दिन पहले अमर हमसे मिला था। हमने सोमनाथ जी को बताया कि हम जूली से प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन पापा इस शादी को मंजूरी नहीं देते क्योंकि जूली दूसरे धर्म की है। ये बात सुनकर सोमनाथ जी बहुत खुश हुए और बोले, देख अमर, न तुम्हारे पापा और ना ही हमारी माई तुम्हारे और रश्मि की दिल की बात को समझेंगे, इसलिए तुम अभी शादी कर लो। और जैसे ही रश्मि विदा होकर तुम्हारे घर पहुंचेगी, वो सांप छोड़कर गन्नू के साथ भाग जाएगी और सबको लगेगा रश्मि इच्छाधारी नागिन है। उसने नागिन का रूप लिया है और इसके चलते हमारी माई अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में चुप रहेगी और तुम्हारे पापा नागिन को देखकर इस बात से गदगद रहेंगे कि अब उनके घर खूब लक्ष्मी आएगी। फिर तुम मौका देकर प्रताप जी से जूली के साथ शादी की बात करना। तुम जब इस पूरे प्लान के भागीदार थे तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों लिखवाई? उस रात सांप को देखकर हमें अचानक ख्याल आया कि कहीं पापा अपने अंधविश्वास में हमारी दूसरी शादी होने ही ना दे। हम बहुत डर गए थे साहब, इसलिए हमने चिल्ला दिया कि सांप है और पुलिस में जाकर कंप्लेंट करवा दी, ये सोचकर कि अगर आप आएंगे तो पापा को विश्वास हो जाएगा कि उनके साथ 420 हुई है। लेकिन सब खेल उल्टा पड़ गया। पच्चीसवीं सालगिरह मुबारक हो बेटे। आज के इस दिन का हमें सालों से इंतजार था। आज तेरा उद्धार होगा। और प्रताप बाबू, आज से हमारा एक नया रिश्ता शुरू होगा और जयपरी देवी का हमेशा हमेशा के लिए विध्वंस हो जाएगा। ये केस दिन ब दिन उलझता जा रहा है। कोई ना कोई ऐसा पहलू है जो हमारी आंखों के सामने तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? साहब, ये पैसे बली के पैसे नहीं है साहब। ये तो हम और दीनबंधु जी मिलकर रश्मि के नाम का मंदिर बना रहे थे, उसी के लिए थे, ताकि जो पैसे हमने रश्मि के जाने पर गंवाए थे उन्हें वसूल कर सकूं। बाबूजी आज नाग नागिन की शादी कराकर इस नागिन की बलि चढ़ाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि हमारी 25वीं सालगिरह पर नई सुहागन नागिन के खून से नहलाने पर हमारा पैर ठीक हो जाता है। और बलि तुम्हारे बाबूजी की ही चढ़ गई। किसने मारा उन्हें? चुप क्यों? बोलो, किसने मारा तुम्हारे बाबूजी को? तुमने? बोलो। सर, ऊपर वाले कमरे से ही सब मिला। रश्मि का ही लगता है। ये सब छुपा रहा था? मतलब ये सारा कांड तेरा किया धरा है? बोल, रश्मि यहाँ कैसे आई? और अब रश्मि कहाँ है? या उसकी भी बलि चढ़ा दी अपने बाबूजी की तरह? बोल! नहीं सर, रश्मि को हम शादी की रात लाए थे, लेकिन वो जिंदा है सर, और उसी ने ही हमारे बाबूजी का खून किया है सर। रश्मि भाग के अपने घर ही गई होगी, जाके चेक करो। सब अब सच बोलेगा? 25 तारीख को हमने गन्नू को
पीसीओ पर किसी के साथ बात करते हुए सुना कि वो अपनी बीवी के साथ दिल्ली आ रहा है। तो ये सुनकर हमारे कान खड़े हो गए। सर, गन्नू बहुत घबराया हुआ था, तो इसी बात का फ़ायदा हमने उठाया और उसे बहला फुसला कर सारी बात कहलवाई। तो उसने बताया कि वो रश्मि को लेकर भाग रहा है क्योंकि वो रश्मि से प्यार करता है। लेकिन जयपरी देवी रश्मि की शादी अमर से करवा रही थी। गन्नू ने यह भी बताया कि सोमनाथ चाचा ने उसे 10,000 रुपये दिए हैं और उसने बंसी सपेरे से एक नाग भी लिया जो रश्मि अपनी जगह ससुराल में छोड़कर भागेगी। सर, रश्मि अगर हमारी ना हो सकी तो कम से कम उस नौकर गन्नू की तो नहीं होने देता, लेकिन इससे अच्छा मौका हमें कहाँ मिलता। हमने सोच लिया था कि गन्नू को मरवा के रश्मि को अपने कब्जे में कर लेंगे। तो देखते हैं कि रश्मि हमें कैसे मना करती है। इसलिए हमने बंसी सपेरे को, इसलिए उस रात बंसी ने हमें फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि काम हो गया है। बंसी को क्यों मारा? वो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं आपको। तू क्या कर लेगा अगर मैं पैसा नहीं दूंगा? बता। तेरे एक बदले की आड़ में एक के बाद एक जुर्म के सिलसिले शुरू हो गए। रश्मि, रश्मि तू आ गई। बेटा भगवान का शुक्र है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तेरे बिना क्या होगा। अब तू आ गई है, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और वो जो दीन बंधु है ना, बड़ा घमंड करता था, उसे दिखाऊंगी मैं। हटो दादी, आप कितनी लालची औरत हो। मैं इतने दिन से कहा थी, कैसी थी, किस हालात में थी। ये सब पूछने की बजाय आपको सिर्फ अपने पैसे कमाने की बड़ी है, आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? लोगों को आपका ढकोसला बताने और पुलिस को सब कुछ सच सच बताने। बस दादी, मैं अब आपके धोखे के खेल का और हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। देखा जाए तो आधुनिक समाज के परिवेश में हम सब एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। रश्मि बचपन से ही एक इच्छाधारी नागिन की दोहरी झूठी जिंदगी जी रही थी और जयपरी देवी अपने लालच को परिवार की तरक्की का नाम देकर दोहरे मापदंड अपना रही थी। सोमनाथ दिल में भले ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बेटी पर हो रहे अत्याचार के लिए माँ के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा पाया और हमेशा माँ की गलतियों में उसका साथ देता रहा। अंधविश्वास का चश्मा पहने गांव वाले नागिन मैया के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी संवारना चाहते थे, लेकिन कोई ये नहीं देख पाया कि एक बच्ची से उसका बचपन छिन रहा था। कोई ये नहीं समझ पाया कि रश्मि की भी अपनी कुछ तकलीफें होंगी, कुछ दुख दर्द होंगे। सभी दोहरी जिंदगी और दोहरे मापदंड का शिकार थे और इसमें अपने लालच के सिवाय और किसी के लिए कोई जगह नहीं होती है। अगर हम वाकई में अपने समाज को जुर्म मुक्त करना चाहते हैं तो इस दोहरी जिंदगी जीने वाली आदत को छोड़ना होगा और अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हमें अपनी और देश की तरक्की के लिए अपने हर विश्वास को परखने की जरूरत है। ये सवाल पूछने की जरूरत है कि कहीं हमारी आस्था, हमारा विश्वास अंधविश्वास तो नहीं। इसी विश्वास के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सवा के एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।